हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर के इस अंतिम लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि जब भी कभी हमारे इम्तहान ख़त्म होते हैं, हमारा कोर्स ख़त्म होता है, तो हमारी एक फीलिंग एक अलग तरीके की होती है। तो आज हम अपने इस कोर्स के अंतिम लेक्चर पर आ गए हैं और इस अंतिम लेक्चर में हम अपने जिन टॉपिक को हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था, कैनोनिकल कोलिशन एनालिसिस के बारे में, उसको हम आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे उसको देखेंगे। और आपने देखा था कि कैनोनिकल कोलिशन एनालिसिस में आपके जो स्टेप्स होते हैं बहुत ही सिंपल है। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती हैं, उसके द्वारा आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, या आप उसको आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर्स भी कहते हो, उनको निकालने होते हैं। और जो आपकी पूरी की पूरी कैनोनिकल कोलिशन एनालिसिस है, ये खाली इसी बात पे निर्भर करती है कि आप अपने कैनोनिकल वेरिएबल्स को उन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स हैं उनको निकाल करके आप अपने कैनोनिकल वेरिएबल्स को निकाल सकते हो। तो इस एनालिसिस की जो स्टैटिस्टिकल पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट है, उसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। आज हम देखते हैं कि आर सॉफ्टवेयर में इसको हम किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें से किस प्रकार से हम उसके आउटकम को इंटरप्रेट करते हैं। राइट, तो हम यहाँ पे दो कमांड लेंगे। एक कमांड में आपको हम इसका पूरा विस्तार से बताएंगे और दूसरे कमांड को हम आपको खाली करके यहाँ पे दिखा देंगे और आप देखोगे कि हमारे पास उसी तरह के आउटकम वहाँ भी आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि आर सॉफ्टवेयर हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, उसमें से अलग अलग लोग अपने अपने तरीके के पैकेज डेवलप करते हैं। तो एक ही कार्य को करने के लिए आपके पास कई सारे पैकेजेस भी हो सकते हैं, कई सारे कमांड भी हो सकते हैं। तो उनको हम यहाँ पे अपने कैनोनिकल कोलिशन करने के लिए की एनालिसिस करने के लिए हम दो कमांड की आज यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। तो अपने कैनोनिकल कोरिलेशन की एनालिसिस को आर में करने के लिए हमारे पास इसका जो कमांड होता है कैन कॉर। तो कैन का मतलब कैनोनिकल और COR का मतलब कोरिलेशन। राइट, तो ये हमारे यहाँ पे दो डेटा मैट्रिसेस अगर हम ले लें x और y, ये इनके बीच में आपको कैनोनिकल कोरिलेशन एनालिसिस करके देगा। और इसमें हमारे पास कई सारे ऑप्शन भी होते हैं। उसमें से दो महत्वपूर्ण हमारे पास ऑप्शन है, x सेंटर और y सेंटर। तो x सेंटर के द्वारा हम यहाँ पे इसको, ये हमारा लॉजिकल वेरिएबल होता है और इसके द्वारा हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे x वेरिएबल के जो भी हमारा डेटा सेट है, क्या उसको हम सेंटर करना चाहते हैं, अर्थात हर एक वैल्यू को हम उसके कॉलम मीन से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। उसी प्रकार से ये जो y सेंटर हमारा होता है, ये हम अगर हम अपने y वेरिएबल को भी अगर हम सेंटर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कह देंगे ट्रू। और ये सेंटरिंग और स्केलिंग क्या होती है उसके बारे में आपको अब बहुत अच्छे से आता है। तो ये जो हमारी x और y हमारे होते हैं, ये हमारे n क्रॉस p और n क्रॉस q के हमारे की दो मैट्रिसेस होती हैं जिनके द्वारा हम यहाँ पर अपना डेटा देते हैं। तो ये मैट्रिक्स हो सकती हैं या जो भी हमारे डेटा ऑब्जेक्ट होते हैं वह भी हो सकते हैं। और इसमें से आप अगर देखेंगे कि जब आपको इसका आउटपुट मिलता है तो उसमें से इस तरह का एक आउटपुट होगा COR, किसके द्वारा आपको कैनोनिकल कोलिशंस की वैल्यू मिलेंगी। उसके बाद एक आपकी वैल्यू होगी XCOEF, अर्थात x के कोफिशिएंट। इसके द्वारा आपको जो आपका लीनियर फंक्शन है x से संबंधित उसके कोफिशिएंट मिलेंगे। उसी तरह से YCOEF में आपको y से संबंधित जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया उसके जो भी एस्टिमेटेड कोफिशिएंट वैल्यूज़ मिलेंगी। और फिर आपने अपनी जो भी x सेंटर और y सेंटर की वैल्यू में आपको दिखाएगा कि आपने किन वैल्यू के द्वारा आपने x और y वैल्यू को आपने सेंटर किया है। ओके, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा डेटा सेट लेते हैं जो हमारा आर सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन है। ये हमारा कुछ इंटर कंट्री लाइफ साइकिल सेविंग पर डेटा है, जो हमारा सेविंग रेशियोज़ को 1960 से 1970 के बीच में दिखाया गया। ये हमारा एक डेटा फ्रेम है। इसके अंदर हमारे पास 5 वेरिएबल्स पर, हर एक वेरिएबल पर 50 ऑब्जर्वेशन है। और इस डेटा को आर सॉफ्टवेयर के अंदर लाइफ साइकिल सेविंग्स इस नाम से स्टोर किया गया है। तो आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे लाइफ का L, साइकिल का C और सेविंग का S आपका कैपिटल लेटर में है। और इसके यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल हैं। एक पहला वेरिएबल है SR, जो एक हमारा एक पर्सनल सेविंग को एक न्यूमेरिकली बताता है। दूसरा वेरिएबल है POP 16, वो आप
जो भी हमारी जो पॉपुलेशन हमारी 15 साल के नीचे की है, ये उसका न्यूमेरिक परसेंटेज दिखाता है। उसी प्रकार से एक और वेरिएबल हमारा है पॉप 75, ये हमारा जो पॉपुलेशन में जो लोग हमारा 75 ईयर्स के ऊपर के हैं उनका न्यूमेरिक परसेंटेज दिखा रहा है। उसके बाद में हमारे पास चौथा वेरिएबल है DPI, ये हमारी रियल पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम दिखा रहा है। और पांचवा वेरिएबल हमारा है DDPI, जो हमारा जो भी परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ DPI दिखा रहा है। तो एनीवे हमारे लिए ये 5 वेरिएबल्स हैं और इनको हम अपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपके इन वेरिएबल्स में आपके 2 वेरिएबल्स के ऐसे ग्रुप होने चाहिए जो आपस में कोरिलेटेड होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको इस डेटा सेट के बारे में बताया है। ये डेटा सेट मैंने एक DA बेल्सले, ईकू और RE वेल्श की 1980 में छपी हुई किताब है रिग्रेशन डायग्नोस्टिक, ये मैंने वहाँ पर ये डेटा दिया गया है, राइट। तो अब हमको एनीवे ये जो आप अगर डेटा देखोगे तो इस प्रकार का आपको ये डेटा दिखाई देगा। ये हम आपको R सॉफ्टवेयर में करके दिखाएंगे, है ना। इस तरह के आपको देखिए डेटा मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये डेटा यहाँ पर दिखा देते हैं सो दैट कि आपको ये पता चल जाए कि ये आपका डेटा किस प्रकार का यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए इस प्रकार का देखिए डेटा यहाँ पर SR, पॉप 15, पॉप 75, DPI और DDPI, इस पर आपके डिफरेंट कंट्रीज़ में देखिए ये जो ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं इस पर आपको यहाँ पर डेटा दिया गया है, राइट। तो इस डेटा को अब हम अपने 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। जो हमने 2 ग्रुप्स लिए थे, जैसे आपको याद है जैसे आपने कहा था ना X1 और X2 वेक्टर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पॉप 15 और पॉप 75, ये जो मैंने यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स आपको लिए हैं, ये पॉप 15, पॉप 75, इनको मैंने एक ग्रुप में कर लिया और ये SR, DPI और DDPI इनको मैंने दूसरे ग्रुप में कर लिया, राइट, इस प्रकार से। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये जो आपके वेरिएबल्स थे पॉप 15 और पॉप 75, ये आपके X1 वेक्टर के हो गए और ये SR, DPI और DDPI ये आपके X2 वेक्टर के हो गए, राइट। तो इसको मैंने इस प्रकार से निकाल लिया और इसको मैंने यहाँ पे पॉप और किसके अंदर मैंने पॉप 15 और पॉप 75 का डेटा सेट ले लिया और OEC के अंदर मैंने इसी डेटा सेट में से जो हमारे बाकी 3 वेरिएबल थे SR, DPI और DDPI उनको मैंने ले लिया, राइट। तो अब हमारे पास ये 2 ग्रुप ऑफ वेरिएबल हो गए। जैसे हमने आपके सिंबॉलिक लैंग्वेज में ये आपके X1 और X2 वेक्टर्स हो गए। तो देखिए इस प्रकार से आपने यहाँ पे ये पॉपुलेशन में आपके पास पॉप 15 और पॉप 75 हो गए और OEC में आपके पास SR, DPI और DDPI हो। अब हम इनके बीच में कैनोनिकल कोरिलेशन करते हैं। तो मैंने कह दिया कैन कॉर और पॉप और OEC जो हमारे ये जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, राइट। अब इसकी बेसिस पे देखिए आपको इस प्रकार का आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे आपको देखिए COR है, फिर यहाँ पे XCOEF है, फिर यहाँ पे YCOEF है, यहाँ पर X सेंटर है और यहाँ पे Y सेंटर है, जिसके बारे में मैंने आपको देखिए यहाँ पर ये बताया था कि आपको इस प्रकार का आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। तो राइट, अब हम एक काम करते हैं, ज़रा सा इसका जो भी हमारा आउटकम आया है ये इसका देखिए स्क्रीनशॉट है, लेकिन एक बार आगे बढ़ने के पहले हम आपको ज़रा इसको R सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं और उसके बाद में हम इसका एक एक हिस्सा ले करके हम उसका इंटरप्रिटेशन आपको करके समझाएंगे, राइट। तो देखिए हम यहाँ पे मैंने सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने इन 2 वेरिएबल्स को मुझको डिफ़ाइन करना है। तो मैंने ये पॉप और जो OEC वेरिएबल्स हैं उनको मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर लिया। अब मैंने यहाँ पे कर दिया कैन कॉर और इनके बीच में POP और OEC के बीच में। तो देखिए इस प्रकार से ये आपकी देखिए आउटकम्स आ गए। ये आपका कॉर आ गया, ये आपका X कोफिशिएंट आ गया, ये Y कोफिशिएंट आ गया, X सेंटर और Y सेंटर आ गए। अब हम इसी आउटपुट को यहाँ पर एक एक करके समझते हैं और इसके जो डिफरेंट हमारे हिस्से हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम ये जो कोरिलेशन की बात करेंगे, फिर हम X कोफिशिएंट की बात करेंगे, फिर हम Y कोफिशिएंट की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम X सेंटर और Y सेंटर की बात करेंगे। इनको समझना बहुत ही आसान काम है। तो देखिए सबसे पहले मैंने देखा कि $COR ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको कैनोनिकल कोरिलेशन दिखा रहा है, राइट। तो ये आपको जो भी 0.82 है और 0.36 है, राइट।
तो कि इसने क्या किया, आपने पॉप के अंदर कितने वेरिएबल लिए थे, 2 वेरिएबल, और ओईसी में कितने वेरिएबल लिए, 3। तो इसने से मिनिमम ऑफ पॉप वेरिएबल और ओईसी के वेरिएबल कितने हो गए, 2। तो इसने आपको यहाँ पे 2 कैनोनिकल कॉरिलेशन और इनके करस्पॉन्डिंग आपके 2 कैनोनिकल वेरिएट्स आपको निकाल दिए, राइट। तो देखिए आप इसमें से देखेंगे कि जो आपका पहला कैनोनिकल कॉलेशन है ये दूसरे से काफ़ी ज़्यादा है, या अगर हम ऐसा करें कि इन कैनोनिकल कॉलेशंस में से हमको ये पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा कैनोनिकल कॉलेशन ज़्यादा है। तो आपने देखा कि 0.824 हमारा 0.365 से ज़्यादा है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, जो हमारा पहला कैनोनिकल वेरिएबल होगा वो हमारा इस वैल्यू के द्वारा जो हमारा आइगन वेक्टर निकाला जाएगा उसके कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आएंगी उसके द्वारा हमको पहला कैनोनिकल वेरिएबल का पेयर मिलेगा, राइट। तो अब हम यहाँ पर अपने इस वेरिएबल को 0.824 को हम मानते हैं ये हमारा जो फर्स्ट कैनोनिकल वेरिएबल होगा, ये उसका कैनोनिकल कॉरिलेशन कोएफिशिएंट है, राइट। तो देखिए इसको आपको कुछ निकालना नहीं, इसने सॉफ्टवेयर ने सब कुछ आपको निकाल करके दे दिया है। ये उसने जो भी इनके आइगन वेक्टर आए थे उसको उसने देखिए यहाँ पर इस प्रकार से निकाल करके दे दिया है। ऐसे यहाँ पे इसने देखिए आपको ये 2 वेरिएबल लिए, पॉप 15 पॉप 75। उसके बाद उसने जो आपको हमने A1 की बात करी थी अपने सिंबॉलिक लैंग्वेज में, ये उसने आपको यहाँ पर एस्टिमेट करके दे दिया। और उसी तरीके से उसने ये आपको यहाँ पर जो भी A2 हमने लिया था, A2 को उसने एस्टिमेट करके दे दिया, राइट। तो ये उनके आइगन वेक्टर्स की जो वैल्यूज़ हैं जो हमने λ1 = 0.824 और दूसरे सेट में मैंने 0.365 की करस्पॉन्डिंग निकाली हैं। तो जो आपका U1 और U2 किस प्रकार से निकल आएंगे, तो आपका पहला जो कैनोनिकल वेरिएबल है U1 वो आपको कहाँ से निकालना है, अपना जो भी पहला पेयर है यहाँ से निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने कर दिया -0.09 इंटू पॉप 15 प्लस 0.048 इंटू पॉप 75। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। और उसी प्रकार से आपको जो अपना दूसरा आपको कैनोनिकल वेरिएबल U2 निकालना है, अर्थात पहले वाले सेट से आपके पास 2 वेरिएबल्स आएंगे कैनोनिकल वेरिएबल्स। तो दूसरे सेट में आपने क्या किया, ये देखिए -0.36 इंटू पॉप 15, तो ये -0.36 कहाँ से आया, यहाँ से आया। उसके बाद -0.260 इंटू पॉप 75, ये देखिए आपका यहाँ से आ गया, राइट। इसलिए देखिए आपने इस प्रकार से एक्स कोएफिशिएंट को आपने इंटरप्रेट कर लिया। तो एक्स कोएफिशिएंट के द्वारा आपको U1, U2, U3, U4 इत्यादि हैं, इनकी वैल्यूज़ मिल जाएगी और उससे आप अपना ये लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। उसी तरीके से जब आपने देखा कि y कोएफिशिएंट था, तो y कोएफिशिएंट में क्या हो गया, आपके पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे, SR, DPI, DDPI। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर जो भी कैनोनिकल कॉरिलेशन की जो वैल्यूज़ आई थी उसके करस्पॉन्डिंग उसने आपको आइगन वेक्टर्स होते हैं वो उसने निकाल दिए। तो ये जो आपका पहला वेक्टर है ये आपका बेसिकली जो आपने B1 वेक्टर लिया था ये उसका एस्टिमेटेड वैल्यू है। और उसी तरीके से ये जो आपका दूसरा कॉलम है ये आपका जो आपने यहाँ पर B2 आपने लिया हुआ था ये उसका B2 हैट है। और ये जो तीसरा कॉलम है ये आपका बेसिकली आपका ये B3 हैट है ये, अर्थात आपने उन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो भी आइगन वेक्टर्स निकाले हैं। तो इसके द्वारा हम अपना देखिए फर्स्ट कैनोनिकल वेरिएबल B1 किस प्रकार से निकालेंगे, इस जगह से जैसे आपने कहा 0.008 इंटू SR प्लस 0.001 इंटू DPI प्लस 0.00417 इंटू DDPI, वो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। और उसी तरीके से आप अपना जो भी दूसरा कॉलम वेक्टर है वहाँ से आप अपना दूसरा कैनोनिकल वेरिएबल निकाल लेंगे। तो देखिए ये जो आपका 0.003 कहाँ से आया, ये आपका यहाँ से आ गया, ये आपका वैल्यू, ये आपकी सेकेंड वैल्यू है, ये आपकी जो थर्ड वैल्यू है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये 10 की पावर -2, -5 और 10 की पावर -2 के टर्म्स में है। उसी प्रकार से जो आपका थर्ड वेरिएबल होगा
उसको आपने कहाँ से निकाला, या आपने यहाँ से निकाल दिया। तो थर्ड कैनोनिकल वेरिएबल में जो आपका V3 आएगा वो आपका ये जो 0.005 है ये आपका यहाँ से आ गया, ये जो आपकी सेकेंड वैल्यू है ये आपकी यहाँ से आ गई, और 0.05 आपका ये जो थर्ड वैल्यू है यहाँ से आ गई, राइट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि चूँकि आप पहले सेट में 2 वेरिएबल थे और तीसरे सेट में आपके पास 3 वेरिएबल थे, तो उनकी जो मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो बेसिकली हमको खाली अपने पहले 2 कैनोनिकल वेरिएबल को कंसीडर करना है। तो हमको U1 U2 और V1 V2 के द्वारा मेरे को यहाँ पे 2 कैनोनिकल वेरिएबल्स के पेयर मिल जाएंगे, U1 V1 और U2 V2, राइट। अब इसके बाद में आप अगर देखोगे एक्स सेंटर क्या है, इसने आपको वहाँ पे पॉपुलेशन 15 और पॉप 75 का जो मीन दे दिया है, और उसके द्वारा इसने आपको जो भी बता दिया कि एक्स की कौन सी वैल्यूज़ को एक्स वेरिएबल को एडजस्ट करने में यूज़ किया गया है। वो इसलिए क्योंकि आपने देखिए विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी आपने माना था कि एक्स वेक्टर का जो मीन होता है 0 होता है। तो अगर आप कोई भी अगर एक रैंडम वेरिएबल लिया है एक्स, और इसको आप अगर इसके मीन से आप अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हो और फिर से इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हो एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगी, तो ये हमारी 0 होती है। या आप अगर कोई भी अगर आप एक आई गोज़ फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार अगर आप निकालते हो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, समेशन एक्स आई माइनस एन टाइम्स एक्स बार, तो ये हमारा एन टाइम्स एक्स बार माइनस एन टाइम्स एक्स बार, ये हमारा 0 हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से आपने वाई सेंटर में जो भी एस आर डी पी आई और डी डी पी आई में जो इनके मीन्स आए थे जिनका इस्तेमाल किया गया है वैल्यूज़ को सेंटर करने के लिए, उसको बताया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपके पास यहाँ पे U1 V1 और U2 V2 दोनों के आपके यहाँ पर इसके रिज़ल्ट आ गए हैं। अब आपने यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि मैं आपको यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ये निकालना है कि इनका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो देखिए आपके जो आपका जो कॉलेशन कोफिशिएंट 1 कितना आ गया है, ये देखिए है 0.824, और दूसरा कॉलेशन कोफिशिएंट कितना आ गया है CC2 अगर हम दे दें 0.365। तो जो हमारा पहला पेयर ऑफ कॉलेशन कोफिशिएंट होगा वो कितना होगा, U1 V1। इसका हमारा कॉलेशन कोफिशिएंट में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 0.824 डिवाइडेड बाय 0.824 प्लस 0.365, और U2 V2 हमारा के द्वारा हमारा कितना कंट्रीब्यूशन होगा इस कॉलेशन कोफिशिएंट में, 0.365 डिवाइडेड बाय 0.824 प्लस 0.365, राइट। अर्थात ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ गया। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये CC1 अपॉन CC1 प्लस CC2, और दूसरा हमारा आ जाएगा CC2 डिवाइडेड बाई CC1 प्लस CC2। इस प्रकार से आपने देखिए निकाल लिया। अब इसमें से आप देख सकते हो कि कितना कितना परसेंटेज इनका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और इसकी बेसिस पे आप अपना फैसला यहाँ पे कर सकते हो। अब हम एक काम करते हैं, आपको इसी कैनोनिकल कॉलेशन एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास एक और जो पैकेज होता है और उसका कमांड हमारा होता है CC, कैनोनिकल कॉलेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म है ये। और ये जो हमारा कमांड है इसको इस्तेमाल करने के लिए हमको एक अलग से पैकेज देना पड़ेगा CCA। ये हमारा सभी कुछ अपर केस अल्फ़ाबेट में मैंने लिखा हुआ है CCA। तो इसके अंदर भी हमारा कमांड इसी तरह से होता है CCX, Y, जहाँ पर X और Y हमारे 2 डेटा वेक्टर्स होते हैं, और इसके द्वारा भी हमको इसी तरह के जो आउटपुट मिलते हैं यहाँ पे हमको कॉर के द्वारा कैनोनिकल कॉलेशन का मिल जाएगा, और जो भी हमारा नेम्स करके यहाँ पर हमको एक उन इंडिविजुअल के नाम की लिस्ट मिल जाएगी, और उनको जो भी ग्राफिकल के द्वारा जो अपने ग्राफ में आउटपुट दिया गया उनके नाम आ जाएंगे। एक्स कॉफ जो हमारा उसी प्रकार से जैसे मेरा पहले केस में एक्स से जो रिलेटेड कोफिशिएंट वेक्टर हैं वो वाले मिल जाएंगे, और ये हमारे वाई कॉफ हमारा जो है ये हमारा जो भी वाई वेरिएबल से संबंधित हमारे कोफिशिएंट वेक्टर मिल जाएंगे। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर एक और होगा स्कोर्स, ये हमारा जो भी उसी तरीके से हमारा एक और ये हमको जो हमारा एक इंटरनल फंक्शन होता है हमारा कंप्यूट COMPUT, इसके अंदर हमारे पास जो भी इंडिविजुअल्स और उनके जो वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स हैं उनका उस कैनोनिकल वेरिएट की बेसिस पर जो भी डेटा होता है उसको दिखाता है ये। तो अब हम यहाँ पे काम करते हैं, अपने उसी पॉप और OEC डेटा वेक्टर में हम इस CC को निकालते हैं, और आपको मैं दिखा दूँ इसका थोड़ा सा आउटकम लंबा आता है, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट देखिए इस प्रकार से ले लिया है, और इंटरप्रेट करना इसका बहुत ही आसान काम है। देखिए COR के द्वारा आपको यहाँ पर इसका
जो भी कैनोनिकल कॉलेशन की वैल्यूज़ मिल गई। उसके बाद में नेम्स के द्वारा उसने आपको बता दिया कि एक्स और वाई में उसने किन किन वेरिएबल को उसने नाम दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर उसने उनके जो नाम होते हैं जो भी उस वेरिएबल में यूज़ कर गए उसके बारे में बता दिया। उसके बारे में आगे आएंगे तो उसने आपको देखिए यहाँ पर जो एक्स कॉफिशेंट और वाई कॉफिशेंट के बारे में बता दिया है, जो एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा आपने पहले वाले केस में किया हुआ है। और उसके बाद में ये आपको देखिए स्कोर्स बता देता है जो आपके हर एक कंट्री के लिए यहाँ पे। तो देखिए ये काफ़ी लंबा सा डिटेल आता है और यह इसने आपको एक्स और वाई पे दोनों ये स्कोर्स आपको यहाँ पर दे दिए हैं, राइट। और उसी में आपको देखेंगे फिर उनके करस्पॉन्डिंग जो भी उसने उनके कॉलेशन है उसके बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ और भी उसने आपको देखिए ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम एक काम करते हैं, आपको ज़रा सा ये जो आउटकम है इसको अपने आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं। और इसमें से देखा आपने ऐसा कुछ हमारे पास समझने के लिए नया बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने इस CCA पैकेज को हम अपलोड कर लेते हैं। तो मैंने अपने इस लैपटॉप में इसको मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसलिए मैंने खाली लाइब्रेरी का मैंने जो ऑप्शन का जो कमांड है उसको ले लिया। पॉप और OEC को हम पहले डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर आप देखिए अपना अगर CC फंक्शन को अगर हम ले रहे हैं तो देखिए इसका इतना लंबा सा आउटकम आ रहा है। सबसे पहले कॉर के बारे में है, उसके बाद में नेम्स के बारे में है, उसके बाद में नेम्स के बारे में है, उसके बाद इंडिपेंडेंट नेम्स के बारे में है। उसके बाद में ख़ास आपका जो काम यहाँ पे पड़ेगा एक्स कॉफिशेंट और वाई कॉफिशेंट के बारे में है। उसके बाद में इन्होंने आपको यहाँ पे देखिए एक्स स्कोर के बारे में बता दिया है। फिर उसने आपको यहाँ पे वाई स्कोर्स के बारे में बता दिया है। तो ये हमारे अलग तरीके के हैं, तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखिए दी हुई है, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ कोई ऐसा ख़ास हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हमको अपने पहले वाले कमांड से ज़्यादा मिली हो। लेकिन आपको ये बताना मेरा कार्य था कि आपके पास ये कमांड भी होता है। इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस में आप उसकी अगर हेल्प मेन्यू में आप अगर देखोगे तो इसके बारे में आपको और भी डिटेल्स मिल जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे खाली उन कमांड्स के बारे में आपको बताया है या उस आउटपुट की एनालिसिस करी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, राइट। तो हमारे पास क्या था कि हमारे पास समय सीमित था और उसके अंदर आपको उन टॉपिक्स को इस प्रकार से बताना था कि आपके अंदर से इस मल्टीवेरिएट एनालिसिस का जो खौफ होता है, डर होता है, वह दूर हो जाए। और अपने इस पहले के अपने सारे लेक्चर्स में आज हम यहाँ पे अपने 56th लेक्चर पर हैं। लेकिन 56 लेक्चर के पहले हमने हर एक लेक्चर में यही कोशिश करी कि आपके अंदर से जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस को सीखने का एक डर और भय है वह दूर हो जाए। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये डर और भय अगर दूर हो जाता है तो आपको चाहे कैनोनिकल कॉलेशन एनालिसिस हो, चाहे आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हो, उसको अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करना है आप अगर एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर इस कैनोनिकल कॉलेशन एनालिसिस में आप जब इनके कमांड के हेल्प मेनू में जाएंगे उसमें आपको कुछ और भी वहाँ पे तरीके दिखाई पड़ेंगे। बिकॉज आर सॉफ्टवेयर के अंदर चूँकि हमारे ग्राफिक बनाना बहुत आसान होता है, उनकी मैथमेटिकल एनालिसिस करना शायद कठिन होता है, लेकिन हम जो भी अपने थॉट्स हैं उनको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कंप्यूटेशन के द्वारा हम उनको बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपने देखा था कि चाहे प्रिंसिपल कंपोनेंट हो, चाहे हमारा कैनोनिकल कॉलेशन एनालिसिस हो, इसमें हमारे पास बहुत सारे ग्राफिक्स के तरीके भी मिलते हैं और भिन्न भिन्न ग्राफिक्स का इस्तेमाल करते हुए हम उसके अंदर अपनी अलग अलग इन्फॉर्मेशन को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इन टॉपिक्स पर को कितना अच्छे से समझा है और कितनी उसकी प्रैक्टिस करी है कंप्यूटेशन करने के लिए, और साथ में जो उनका आउटपुट आ रहा है आप उस आउटपुट को सही तरीके से पढ़ करके समझ करके आप उसका सही इंटरप्रिटेशन कर सकते हो या नहीं। तो चलिए अब हम इस अपने लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं, अपने इस कोर्स को भी यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आपने देखा कि इस कोर्स में जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमको बेसिकली मल्टीवेरिएट प्रोसीजर के बारे में बात करनी है, लेकिन उनको समझने के लिए हमको कुछ अपने आर के बेसिक कमांड्स और
जो यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स होती है उसके कुछ हमारे कमांड्स की हमको आवश्यकता पड़ेगी। वही कार्य मैंने यहाँ पर किया है। सबसे पहले मैंने आपको आर सॉफ्टवेयर के जो बहुत सारे कमांड्स में से जो कुछ हमारे ख़ास कमांड है जिनका हमको यहाँ पर इस्तेमाल पड़ने वाला है उसकी हमने बात करी। फिर हमने अपनी यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स की बात करी, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो प्रोबेबिलिटी से संबंधित हमारे कॉन्सेप्ट हों, और यूनिवेरिएट को मैंने बाईवेरिएट और बाईवेरिएट को मैंने मल्टीवेरिएट में कन्वर्ट कर दिया। और फिर हमने अपने इस जो मल्टीवेरिएट प्रोसीजर्स में हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जो भी हमारे इस लिमिटेड समय में मैं जिन जिन टॉपिक्स को कवर कर सकता था, मैंने यहाँ पे अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं आपको समझा सकूँ। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे मेथड्स होते हैं, जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, उसके बारे में हमने बात करी थी। लेकिन अब आप देखोगे कि जिस प्रकार से हमने अपनी यूनिवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करी थी, उसी तरह से हम इसको मल्टीवेरिएट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको खाली आर कमांड ही तो चाहिए, जिसके द्वारा आप उसकी डेटा एनालिसिस करोगे। उसी तरीके से हमारे पास और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे हमारा फैक्टर एनालिसिस है। इस तरह के टॉपिक्स हैं जिनको हम समय के अभाव के कारण यहाँ पे नहीं कर पाए हैं। अगर मैं करने की कोशिश करता तो शायद हमारी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती, या आपका कोर्स कंटेंट ऐसा होता है कि आपको कुछ बात समझ में नहीं आती। तो मैंने पास जो भी मेरा विवेक था, जो हमारा एक्सपीरियंस था, उसका मैंने इस्तेमाल करते हुए मैंने इन टॉपिक्स को यहाँ पे पर मैंने कलेक्ट किया कि इस कोर्स में हम आपको अगर इन टॉपिक्स के बारे में बता देंगे तो शायद जो मैंने कोशिश करी है कि आपके दिल से मल्टीवेरिएट टॉपिक्स को के प्रति जो खौफ है, डर है, वो दूर हो जाए, और उसको सीखने का, खुद से समझने का, खुद से इंटरप्रेट करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाए। तो मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी है, और आज मैं इस कोर्स को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन ये कोर्स आज से आपके लिए स्टार्ट होगा। अभी तक तो आपको मैंने हाथ पकड़ करके चलना सिखाया, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी। अब आपको देखना है कि आप अपने रियल लाइफ में जिस एरिया में भी आप कार्य करते हो, उस एरिया में आप इन टूल्स को किस प्रकार से आप उनको लगाते हो और किस प्रकार से आप उनकी एनालिसिस करते हो। और ये ऐसा समुंदर है कि जिसमें आप जितना भी नीचे जाते जाएंगे, आपको उतने ही अच्छे मोती मिलते जाएंगे। हमने बेसिकली क्या किया, थ्योरी का सेटअप, आर का आउटपुट, और उसके बाद मैंने दोनों को कंबाइन करके उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू तो एक ही होगी, लेकिन उसको हमको किस प्रकार से इंटरप्रेट करना है, ये उसी तरीके का कार्य है कि जब हमारे पास एक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट होती है और साथ में एक एक्सरे होता है, जो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हमारा होता है, उन्हीं रिपोर्ट को देख करके बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है जो शायद हमारा एक कम एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर नहीं निकाल पाएगा। तो वही कार्य आपको यहाँ भी करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप इस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को उस प्रोसेस के अंदर होने वाली जो गतिविधियाँ हैं उनके साथ में कोरिलेट करोगे, आपको ये टॉपिक उतना ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और आपका इन जो टॉपिक्स के ऊपर होल्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जब होल्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो जो हमारा रियल डेटा है, रियल डेटा के अंदर हमारे पास बहुत तरह के वायलेशंस होते हैं। शायद तो कभी 100% मल्टीवेरिएट नॉर्मल ना हो, लेकिन उसके द्वारा हमारे टूल्स पे कितना फ़र्क आएगा, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पे कितना फ़र्क आएगा, और उसके अकॉर्डिंग हमको अपने रियल लाइफ में जो फैसले करने हैं उनके अंदर कितना एडजस्टमेंट करना है, उनको किस तरीके से समझना है, इसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीवेरिएट एनालिसिस के इन टॉपिक्स को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उसमें आप जल्द ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ में हम आपसे आज यहाँ से विदा लेते हैं, और अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तो कब तक के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड बाय।